अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मोनोसैकेराइड्स के क्या हैं, पॉलीमर होते हैं, तो उनको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स। ये एक प्रकार के नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ओके, यही डेफिनेशन है कि पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। समझे बच्चों कि मोनोसैकेराइड्स के जो बहुलक हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है स्टार्च, सेलुलोज और इनुलिन। इनमें से जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टार्च और सेलुलोज। सबसे फर्स्ट हम आते हैं स्टार्च। तो देखो बच्चों, स्टार्च वेजिटेबल किंगडम में मिलने वाला एक पॉलीसैकेराइड है जो किसमें मेनली दिखता है, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, सीड्स हैं। इनमें आपको पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में क्या मिलेगा, स्टार्च। और जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है स्टार्च का वो मेनली दिखता है हमें किसमें, वीट्स हैं, कॉर्न है, वर्ले है, पोटैटोज है, नट्स हैं। इनमें भी हमें जो है स्टार्च का कंसंट्रेटेड फॉर्म मिलता है। और ये जो एनिमल्स हैं, मेनली ह्यूमंस, उनके जो फूड मटेरियल है उसका ये एक मेन सोर्स है, मींस एक फूड का मेन सोर्स है स्टार्च। समझे बच्चों कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो वनस्पति जगत में आपको मिलता है और ये मुख्यतः पत्तियों में, तनों में, जड़ों में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जड़ों में, बीजों में ये मिलता है। और सांद्रित रूप से आपको दिखता है ये गेहूं में, मक्के में, जौ में, बाजरे में, नट्स में। तो ये हमें स्टार्च वहां पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिखाई देता है। तो यही है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेजिटेबल किंगडम, फाउंड इन लीव्स, stems, fruits, roots and seeds. And concentrated form of starch is present in wheat, corn, barley, ठीक है, potatoes, nuts, etc. It is most important food source. समझ गए बच्चों? For animals means humans. Humans का जो फूड मटेरियल है उसका मेन सोर्स ही स्टार्च है। आज हम जो है स्टार्च को देखते हैं चावल के फॉर्म में लेते हैं, गेहूं के फॉर्म में लेते हैं, तो मक्का है, जौ है, बाजरा है, ये सब क्या है, फूड सोर्सेस है। ओके, तो इस तरह से स्टार्च हमारे लाइफ में यूज होता है। समझे बच्चों कि वनस्पति जगत में बृहद रूप से वितरित कार्बोहाइड्रेट्स है तथा पत्तियों, तनों, फलों, जड़ों, बीजों में पाया जाता है। और इसका जो सांद्रित रूप है वो है गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, आलू और नट्स आदि में मिलता है और मानव के भोजन का मुख्य घटक है। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे स्टार्च के बारे में, यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टार्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H10O5 होल N, जहां N जो है लार्ज नंबर में होता है। मींस ये जो है पॉलीमर ऑफ क्या है, ग्लूकोज। व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड होता है, आप आटा देख लो, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड है, टेस्टलेस है और इसमें कोई गंध नहीं होती, नो स्मेल। ओके, सेकेंड है कि इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इट गिव्स ओनली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, मींस इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि ऑन हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि ये किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का। कि जल अपघटन से केवल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनते हैं, अर्थात ये अल्फा डी प्लस का क्या है, बहुलक। ये है हमारे पास स्टार्च, हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में तो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अगर डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो बनता है माल्टोज। बाद में माल्टोज से फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज से आप देखोगे एथाइल अल्कोहल एक फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है। स्टार्च से जो, ठीक है, एथाइल अल्कोहल बनता है वो इसी प्रोसेस से आगे चलता है कि डाइस्टेज की उपस्थिति में जल अपघटित होकर क्या बनाता है, माल्टोज। ये एक क्या है, डाइसैकेराइड।
जो हम पढ़ चुके हैं। Not reduced Fallin solution tolerant reagent means it is non-reducing carbohydrates. ठीक है, due to absence of hemi-acetal group. समझ गए बच्चों, इसमें hemi-acetal group नहीं होता, ठीक है, प्रेजेंस होती है इसमें प्रेजेंस ऑफ एसिटैल ग्रुप। ध्यान रखें कि इनमें क्या मिलता है, एसिटैल मींस जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें किसका, ग्लूकोज का, वो क्या होता है कि दो OH ग्रुप्स मतलब अल्कोहलिक ग्रुप से कंडेंस्ड होके और क्या बना देता है, एसिटैल बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं होता और ऐसे में ये क्या होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट एसिडिक मीडियम में अगर आप स्टार्च की बात करें, हम स्टार्च का यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा ये एसिडिक मीडियम HCl, तो स्टार्च जब हमारे स्टमक में पहुंचेगा और HCl का मीडियम मिलता है तो ये चेंज हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो एसिटैल्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में तो ब्रेक हो जाते हैं बट बेसिक मीडियम में ब्रेक नहीं होते। यही रीजन है कि फैलिन सॉल्यूशन टॉलरेंट एजेंट इनकी प्रेजेंस में ये एक रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करते। नेक्स्ट है कि नॉट सो ब्यूटा रोटेशन, जब इसमें हेमी एसिटैल ग्रुप नहीं है तो ब्यूटा रोटेशन की तो बात ही नहीं होती। और इसके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स मिलते हैं, एमाइलोज 20% और एमाइलोपैक्टिन 80%। ये 2 फॉर्म में मिलता है, हम इन दोनों को डिटेल में लेंगे, इनकी स्ट्रक्चर लेंगे। तो ध्यान रखें ये क्वेश्चन होता है कि स्टार्च हम स्टमक में क्यों, मतलब स्टार्च का हम यूज क्यों कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि स्टार्च में एसिटैल बॉन्ड है जो मींस ग्लाइकोसिडिक अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, हम इनके टाइप्स को अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इमाइलोज और इमाइलोपैक्टिन, इनके बारे में डिटेल में लेते हैं। तो देखो जो इमाइलोज है वो टोटल स्टार्च का लगभग 20% होता है, मतलब जो भी स्टार्च लिया जाए उसमें लगभग 20% तक इमाइलोज होता है। ये एक लीनियर पॉलीमर है, मतलब इसमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, ग्लूकोज यूनिट्स, वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़ी होती है, मतलब इसका कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें जो यूनिट रेंज है मींस इसमें जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो 660 से लेके 300 तक हो सकती है। और ये जो है इनसॉल्युबल नहीं, सॉरी सॉल्युबल इन वाटर, और ये सॉल्युबल पार्ट है। स्टार्च का कौन सा पार्ट है, ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मतलब ये स्टार्च का वो पार्ट है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। ओके, ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें जो स्ट्रेट चेन में जो ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ी हैं, अभी हम स्ट्रक्चर से देखेंगे, बिल्कुल माल्टोज जैसे। माल्टोज में तो 2 जुड़ी होती हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत सी इस तरह से 60 से 300 तक यूनिट C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई है। समझ गए बच्चों कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, 60 से 300 तक ग्लूकोज यूनिट होती हैं। जल में, गर्म जल में विलेय होता है, इसमें ग्लूकोज यूनिट 1C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि हम अगर चावल को बॉईल करते हैं तो आप देखोगे एक मांड बनता है, जो मांड होता है उसमें होता है ये कौन सा, एमाइलोज, जो कि वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और बाकी जो चावल बचा सॉलिड फॉर्म में उसमें दिखेगा आपको एमाइलोपैक्टिन। तो अब हम आ जाते हैं एमाइलोपैक्टिन, जो कि लगभग 80% तक हो सकता है स्टार्च का। ये एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, मींस इसमें स्ट्रेट चेन होगी और उसमें कुछ ब्रांचिंग होगी। तो ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। इसमें जो यूनिट रेंज है वो 300 से लेकर 600 तक होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ग्लूकोज यूनिट आर जॉइंड बाय इन स्ट्रेट चेन, तो वो जो सीधी चेन होगी उनमें तो होगा C1C4 ग्लूकोज यूनिट्स का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
और जो ब्रांचिंग होगी वो C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। समझ गए बच्चों कि यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का शाखित श्रृंखला बहुलक है। इसमें ग्लूकोज इकाइयां 300 से लेकर 600 तक होती हैं। जल में एब्लेव होता है। सीधी श्रृंखला में जो है इकाइयां C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, जबकि जो ब्रांचेस हैं वो क्या है C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको बना के, तो आप बहुत इजी समझ जाओगे कि किस तरह से इमाइलोज और इमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह यूनिट्स ज्वाइन है ग्लूकोज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका स्ट्रक्चर, इमाइलोज का। तो देखो इमाइलोज में मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रेट चेन जो है पॉलीमर है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ये है ग्लूकोज यूनिट, हम ऐसे देखो हम जानते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है हमारे पास OH H CH2OH, ये है C1, ये है C2, C3, C4, 5 और ये है 6। ओके, यहां पर दूसरी ग्लूकोज यूनिट देखें हम। ओके, तो यहां पर जब ये दूसरी ग्लूकोज यूनिट होगी ऐसे OH से अल्फा यूनिट ही लेनी है आपको, OH H CH2OH। तो ये है C1 कार्बन और ये क्या है बच्चों C4। तो यहां पर इस तरह से वाटर का रिमूवल होगा और इसी तरह से यहां चलता जाएगा, ऐसे ही यहां पर आप ले लो। ओके, तो हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये ऐसा होगा, ये हो गया। यहां पर ये है हमारे पास ग्लूकोज यूनिट का ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ऐसे ही इस तरह से जस्ट ऐसा ही यहां पर यूनिट्स होंगे। यहां OH H OH H H CH2OH, H बचेंगे यहां पर OH H OH H H CH2OH। तो यहां इस तरह से जो n यूनिट्स हैं ऐसे जुड़ती जाएंगी और यहां से हमारा तो ये जो बना ये क्या है बच्चों 1, मतलब यहां पर हम लिखेंगे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये 1 और ये 4, ये हम इसी को लिख सकते हैं C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यही चलता है। तो जो इमाइलोज होता है इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। तो ऐसी 60 से लेकर 300 ग्लूकोज यूनिट्स एक लीनियर चेन पॉलीमर बना लेती हैं। तो यही है इमाइलोज। यहां तक बात समझ गए। अब देखो इमाइलोपैक्टिन में क्या होगा। इमाइलोपैक्टिन में ये इस तरह से हम आगे की तरफ और बढ़ जाए। ओके, यहां पर है OH, तो यहां पर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और लेते हैं। यहां पर आकर ये है हमारे पास। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, देखो किसका है ये इमाइलोपैक्टिन का। ओके, तो ये ग्लूकोज यूनिट इस तरह से यहां पर बॉन्डेड है। ये है हमारे पास OH OH H और यहां पर हमने ले लिया OH। ओके, यहां पर हम एक यूनिट ले लें ग्लूकोज की, या हम इस तरह से यहां हटाते हैं, ये हो गया प्लस। यहां पर मैं एक ग्लूकोज यूनिट इस तरह से ले देता हूं OH H OH H OH OH H H CH2OH। ओके, यहां पर हम नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट ले रहे हैं, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। ओके, ये है OH H OH H OH H H, ये है H और यहाँ है CH2OH। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर ये तो बॉन्डिंग चलेगी, ठीक है। तो ये एक चेन इस तरह से, 2 मिनट मैं इसको दोबारा बना देता हूँ अच्छा साफ साफ, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखो इमाइलोपैक्टिन में अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ठीक है, ये तो हो गई होगा।
ये है OH, यहाँ पर OH, OH, CH2 OH। जस्ट ऐसा ही यहाँ चलता रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। अगर मैं नहीं बनाऊं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खुद ही बना लें इस तरह से, CH2 OH। ओके, अब क्या होता है कि जैसे एक साइड चेन हम और हैं यहाँ पर, कि ये है हमारे पास ग्लूकोज की एक साइड या इसी तरह की स्टेट चेन, और यहाँ पर है CH2 OH। यहाँ पर आपने एक और ग्लूकोज ले लिया, ये हो गया ये, इसी तरह से ये चलता है। तो हम यहाँ पर, ये है एक स्टेट चेन। ओके, यहाँ पर जो ग्लूकोज यूनिट है इसमें ये है C1 और ये क्या है C6। तो यहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है बच्चों। तो यहाँ जब बॉन्डिंग होगी तो ये यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ हो जाती है ऐसे, और ये क्या कहलाएगा C1 C6 अल्फा, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यही चलता है यहाँ पर इस तरह से जो है पॉलीमर बन जाएगा यहाँ पर एक, तो ये साइड चेन, तो ये हो गई एक मेन चेन, और इस तरह से ये क्या निकलाती है साइड चेन। तो स्टेट चेन में तो नहीं रहेंगे ग्लूकोज यूनिट्स, लास्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज के जो यूनिट के टर्मिनल है वहां पर C1 से, और दूसरी जो चेन है जो ब्रांच चेन के फॉर्म में आ गई, ये ब्रांचिंग है जो, तो ये ब्रांच जो है अपने C6 कार्बन से और C1 कार्बन, दूसरी चेन के C1 कार्बन से इस तरह से साइड में क्या होती है ब्रांच हो जाती है, और इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है इमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, CH2OH, इस तरह से CH2OH। सभी CH2OH बॉन्डेड नहीं होंगे, किसी एक का साइड में इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों, ये जो है बॉन्डिंग हो जाती है, और इस तरह से इमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, और वो है सेल्यूलोज। ओके, तो देखो बच्चों, सेल्यूलोज जो है ये प्लांट किंगडम में जो प्लांट सेल होती है, उनकी जो सेल वॉल है उनका मेन कंपोनेंट है, मींस मेनली ये प्लांट्स में ही मिलता है, और उनमें जो सेल वॉल है उसका ये मेन कंपोनेंट है। समझ गए ना, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। और ये भी बता दूं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो है सेल्यूलोज। आप देखोगे जितने भी प्लांट्स हैं वो लकड़ी से बने हैं, और लकड़ी किससे बनी है, सेल्यूलोज। ओके, तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है एंड मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और इसमें जो ग्लूकोज यूनिट की रेंज है वो 300 से लेके 50,000 तक होती है, और इस अगर हम लकड़ी में देखें, वुड में देखें, तो ये लगभग 50% तक सेल्यूलोज होता है, और कॉटन में तो 90 से 95% तक ही सेल्यूलोज होता है। तो समझ गए बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट किंगडम का मेन कंपोनेंट है और उनकी सेल की सेल वॉल बनाता है, वो है सेल्यूलोज। समझ गए बच्चों, समस्त कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है, पौधों में पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। लकड़ी में लगभग 50% सेल्यूलोज है, कॉटन में 95% तक सेल्यूलोज है। इसमें जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज की वो 300 से लेकर 50,000 तक होती है। नेक्स्ट है कि अमोर्फस सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, ईथर, इन सब में डिसॉल्व नहीं होता, टेस्टलेस एंड स्मेललेस, कोई भी गंध नहीं होती, कोई भी इसका टेस्ट नहीं है। एक्चुअली ठोस है, जल में अम्लीय है, ईथर में भी अम्लीय है, और स्वादहीन होता है, ठीक है, गंधहीन होता है। तो ये टेस्टलेस और स्मेललेस है। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ये भी स्टार्च जैसा ही नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि हेवी एसिटाइल ग्रुप नहीं होता। हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये बनाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, मींस इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बॉन्डेड होती हैं। और अब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हीट करें तो एक स्टार्च लाइक सब्सटेंस बनता है बच्चों, स्टार्च जैसा पदार्थ, उसे बोलते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एमाइलोइड। ओके, इसी से बनती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर। तो स्टार्च के साथ जब इसको हीटेड करते हैं
तो सॉरी उसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब हीटेड करते हैं तो स्टार्च लाइक सब्सटेंस बनता है, उसे बोलते हैं पार्चमेंट। ये जो है कैटल्स है, गॉड्स है, मतलब जैसे देखें जो एनिमल्स आप देखोगे हरी घास खाते हैं, ठीक है, टूड़ा खा रहे हैं, भूसा खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में ये डाइजेस्ट होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कैटल्स हो गए, गोट्स हो गया, और भी अदर एनिमल्स जो इसको ले सकते हैं, उनमें ये डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि इसको सेलुलोज को किसमें ब्रेक कर देता है, ग्लूकोज में। तो ऐसे एनिमल्स जो है उनमें ये जो स्टार्च सेलुलोज है उनका एक फूड मटेरियल भी होता है। आपने देखा होगा चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनमें ये हम देखते हैं कि वो खा सकते हैं, भूसा लेते हैं, खाते हैं। रीजन यही है कि उनमें जो है सेलुलोज का पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, और वो सेलुलोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो इनका वो एक मेन फूड मटेरियल भी है। समझ गए बच्चों? जानवरों में यह पाचित हो जाता है क्योंकि यह ग्लूकोज में बदल जाता है। हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को हाइड्रोलाइज्ड कर दे। लेकिन एनिमल्स में ये पॉसिबल है क्योंकि उनके एनिमल में ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम डायरेक्ट एनिमल में नहीं है, ओके, उनमें अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू बनता है, और वो उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करके किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में। तो समझ गए बच्चों यहां तक? अब हम देखते हैं सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखिए हम। तो देखो बच्चों, जो सेलुलोज है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है। देखो इस तरह से है। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज देखें कि हमारे पास ये है बीटा डी, ये है OH H OH H OH H OH H H CH2OH, सॉरी यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ये कहलाता है, समझिए ना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा में ये नीचे था, ये ऊपर है। जस्ट ऐसा ही हम यहाँ पर देखें, ये इस तरह से बीटा डी यूनिट बनाते हैं हम यहाँ पर OH H OH H OH H H CH2OH। आप देखोगे कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज इन सेलुलोज, ठीक है, ग्लूकोज यूनिट जो होते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय C1C4, समझ गए बच्चों, C1C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसाइडिक क्यों? क्योंकि बीटा यूनिट जुड़े हैं। तो यहां पर ये है C1 C2 C3 C4, ऐसे ही यहां C1। तो ये वाली बॉन्डिंग होगी बच्चों यहां से, ऐसे ही ये चलता जाएगा यहां पर, ऐसे ही यहां पर चलता जाएगा, यहां पर इस तरह से। तो हमारे पास जो अब यूनिट जो इस तरह से ज्वाइंट यूनिट दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी? देखो बच्चों, यहां से ये ऐसे, फिर यहां पर अगर हम देखें ये है, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये है O ऐसे, समझ गए बच्चों, ये इस तरह से बीटा बॉन्ड हो गया। फिर यहां आ जाए इस तरह से, और यही चलता रहेगा। ये है, मतलब हम इसको ऐसा सोचा, हालांकि यहां कोई एटम नहीं है, डायरेक्ट ये ऐसा ही है। तो यहां पर ये जो हो गया आपने देखा OH H OH H H CH2OH H H, ठीक है, यहां पर आ गया H OH H OH H CH2OH, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बना है ये है C1C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ गए बच्चों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बीटा यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर रहे हैं, इस तरह से ये है। तो हम ये कह सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से इस तरह से। एक और है कैसा, ये लीनियर, ठीक है, पॉलीमर, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये एक लीनियर फॉर्म में है और एक ही फॉर्म मिलता है इसका इस तरह से। तो ये सेलुलोज का जो है स्ट्रक्चर है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि सेलुलोज में कौन कौन सी यूनिट थी। स्टार्च में आपने देखा कि स्टार्च जो था, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, और जो सेलुलोज है वो है बीटा ग्लूकोज। इसमें है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
इन दोनों में, इसमें भी म्यूटर रोटेशन नहीं होता, ना सेल्यूलोज में म्यूटर रोटेशन होता है, ना ही इनके अल्फा बीटा फॉर्म मिलते हैं इस तरह से, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इनमें भी किसी भी प्रकार का कोई हैवी एसिटाइल ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि रिड्यूसिंग की बात करें, ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग कौन है, स्टार्च और सेल्यूलोज। म्यूटर रोटेशन की बात करें तो दोनों में म्यूटर रोटेशन नहीं है, ना तो स्टार्च में है और ना ही सेल्यूलोज में। एक ये हो गया, दूसरा है तो ये है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए और इनमें कोई म्यूटर रोटेशन नहीं है, दोनों स्टार्च में भी ना और सेल्यूलोज। यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, कुछ यूजेस बता दूं मैं। यूजेस ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जो कि गन पाउडर में यूज होता है। सेल्यूलाइड सेल्यूलोज नाइट्रेट और कैम्फर का मिक्सचर है जिसका यूज फोटोग्राफी में होता है। और सेल्यूलोज एसीटेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन मींस आर्टिफिशियल सिल्क। यहां तक होगा। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इपीमर्स, देखो एनोमर्स मैंने आपको बता दिया था, अल्फा और बीटा फॉर्म जो ग्लूकोज के हैं या फ्रक्टोज के हैं वो तो है एनोमर्स। उनमें केवल जो हेमी एसिटाइल ग्रुप है उसमें ओरिएंटेशन चेंज होता है। अब आता है कि एपीमर्स क्या है। तो एपीमर्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके ऐसे डाइस्टीरियोमर्स जिनके किसी एक कार्बन में, मतलब C2 से लेकर C4 तक, कहां से C2 से लेकर C4 तक किसी एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, बाकी सेम कार्बन, बाकी जो कार्बन्स बचे 1 से लेकर 6 तक उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो वो कहलाते हैं एपीमर्स। जैसे ये है ग्लूकोज, ओके, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये है मैनोज, तो आप देख रहे हैं कि C2 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, बाकी यहां का कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में सेम दिख रहा है। ये तो है CH2, तो ये एपीमर्स है। ग्लूकोज ये कहलाता है C2 एपीमर्स, मैनोज ग्लूकोज का C2 एपीमर्स है। यहां चले गए तो ये है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में आप देख रहे हैं कि C4 कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी बिल्कुल ग्लूकोज, तो ये कहलाता है C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, समझ गए ना। और ये कहलाता है C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज ये दूसरे के एपीमर्स हैं, समझ गए ना कि C2 से लेकर C4 तक अगर कॉन्फ़िगरेशन कहीं एक कार्बन का चेंज हो जाए बाकी का सेम दिखे तो वो एपीमर्स है। यहां तक हो गई। सेल्यूलोज और फ्रक्टोज अगर इनमें डिफरेंशिएशन कराना है तो टोलेन एजेंट से नहीं कर सकते, हम फैली सॉल्यूशन से नहीं कर सकते, बट ब्रोमीन वाटर से कर सकते हैं। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोनिक एसिड और फ्रक्टोज से बनता है ग्लाइकोलिक एसिड प्लस टेट्राहाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड। तो ये डिस्टिंग्विशिंग करने में यूज हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है मेनली ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, समझ गए ना। वो कहां पर, लीवर में। और ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, इंसुलिन। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है ब्लड में वो हमारी, ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। और ग्लाइकोजन जो है इसका कन्वर्जन जो है वो किस हार्मोन से होता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन से। और इस तरह से इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज को फिक्स रखता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर इन स्ट्रेस कंडीशन। जब स्ट्रेस, तनाव, यहाँ पहले कि जब हम किसी एनर्जी की जरूरत होती है बॉडी में तब एड्रेनालिन हार्मोन लीवर में क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन है उसका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, मींस उसको डिकम्पोज करता है और इस तरह से वो किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में, जो बाद में एनर्जी में चेंज होता है। तो तनाव की स्थिति में एड्रेनालिन हार्मोन लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है, समझ गए ना। फिर आता है कि एसिटाइल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कौन सा ग्रुप है बच्चों, ठीक है, वो है एसिटाइल फंक्शन ग्रुप। इसके अलावा मोनोमिथाइल ग्लूकोसाइड में भी इसी तरह का एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप जो होता है बच्चों वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और यही रीजन है। और वो भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो बहुत जल्दी इजी गोइंग हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और यही कारण है कि स्टार्च का हम यूज कर सकते हैं। जबकि बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में इजी हमारी बॉडी में
और उसको हम यूज नहीं कर सकते। डीएनए और आरएनए अगर उनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेंटोज शुगर, उसमें पेंटोज शुगर होती है जो ऑलरेडी ही ऑप्टिकल एक्टिव है, इसलिए डीएनए और आरएनए ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इसके अलावा उनमें हेलिसिटी की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्रुप, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, समझ गए ना, तो इस पूरी प्रोसेस में एक ग्लूकोज यूनिट के डिकम्पोजिशन से 38 एटीपी यूनिट्स बनती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मैटर था बच्चों, जो मैंने आपको बताया। इतना मैटर जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल सफिशिएंट है, जो आपके कॉम्पिटिशन्स में यूज होता है, समझ गए ना। विद थ्योरेटिकल बता दिया मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए थे कार्बोहाइड्रेट से वो बता दिए, इसको नोट करें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट का, और वो है हमारा प्रोटीन्स के बारे में। ओके, तो यहां तक नोट करें।